संबंधों में दो तरह के संबंध मुख्य रीति से यहाँ बतलाए। एक को कहा प्रतिपाद्य प्रतिपादक, दूसरे को कहा निषेध निषेधक। प्रतिपादन करे फिर भी निश्चय में उनका निषेध कर देंगे। ये बातें कितनी प्रैक्टिकल लगती हैं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत बात है। व्यवहार में बिल्कुल एहसान फरामोश, निश्चय एहसान फरामोश जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यवहार ने तुम्हारा प्रतिपादन किया, जिस व्यवहार ने तुम्हारे बारे में समझाया, जिस व्यवहार ने तुम्हारा वर्णन किया, उस व्यवहार का ऐसा निर्दयता से निषेध कर देना, ये कहाँ तक उचित है? ये ठीक थोड़ी नहीं है। आप उस व्यवहार में अगर निर्दयता से निषेध कर रहे हो, समझदारी वाली बात नहीं लग रही है। देखिए, इसी बात को, यद्यपि विरोध अविरोध की जो स्थिति है उसे हमने कई प्रकार से यहाँ स्पष्ट किया, बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए। शिविर की कक्षा थी, शिविर में आप लोग बहुत सारे कुछ व्यवस्थाओं में भी होंगे, कुछ इधर उधर होंगे, बाकी सब लाभ ले रहे होंगे। हमने कई उदाहरणों से ये सिद्ध किया कि भाई इनमें जो विरोध दिखाई देता है ये सिर्फ दिखाई देता है, वास्तव में है नहीं। हकीकत तो यही है कि इनमें विरोध नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देकर के दादा ने सांगोपांग विवेचन किया है। प्रकरण थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उदाहरण तो पूरा अपने को देखना ही पड़ेगा। उदाहरण ही है बस। तो इस उदाहरण को लेते हुए आज हम इस चर्चा को पूरी करेंगे। पेज नंबर निकालिए, 56, 56 नंबर पेज। 46 पुराना वाला है मेरे पास में, नई वाली पुस्तकों में 46 है, पुरानी वाली में 56 है। कोई बात नहीं। देखिए, इस पेज पर एक पैराग्राफ शुरू हो रहा है, जब व्यवहार निश्चय अर्थात भूतार्थ का प्रतिपादक है। मिल गया? 47 पर है, 46 बादाम वाला है, बादाम वाला। तो उससे पहले उसके जो प्रश्न थे वो प्रश्न पढ़ रहा हूँ यहाँ। जब व्यवहार निश्चय अर्थात भूतार्थ का प्रतिपादक है तो फिर स्वयं अभूतार्थ कैसे हो सकता है? भूतार्थ का प्रतिपादन करने वाला अभूतार्थ होगा। यदि स्वयं अभूतार्थ है तो वह भूतार्थ का प्रतिपादन कैसे कर सकता है? अभूतार्थ है तो भूतार्थ का प्रतिपादन कैसे करेगा? अर्थात अभूतार्थ व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय भूतार्थ कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। दूसरा, जब व्यवहार में निश्चय ने का प्रतिपादन करता है तो फिर निश्चय ने उसका निषेध क्यों करता है? अपने प्रतिपादक का निषेध करना कहाँ तक उचित है? निश्चय के प्रतिपादन के लिए पहले व्यवहार को स्थापित करें और अपना काम हो जाने पर उसे असत्यार्थ कहकर निषेध कर दें। यह कुछ ठीक नहीं लगता। मैंने जब काम था तब तो याद कर लिया, और जब काम पूरा हो गया तो मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। ये काम की बात है, ये निकाल करके फेंक दिया, अलग कर दिया, हाथ काट दिए। हमने बात कही थी, उन कारीगरों के हाथ काट दिए गए हैं इतिहास में जिन्होंने राजा महाराजाओं के लिए कोई बहुत बेहतरीन कार्य किया है, जिससे कि वो दोबारा दूसरे के लिए ऐसा काम नहीं कर सके। ताजमहल बनाया जिन्होंने, उनके हाथ काट दिए। क्यों? तुम मेरे लिए तो बना दिया, किसी और के लिए नहीं बना पाओगे अब जिंदगी में। हमारे लिए तुमने इतनी अच्छी सुरंग बनाई है, गुप्त रास्ता निकाला है, अब तुम किसी और के लिए नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकालोगे, इसलिए ये कर दिया गया है ऐसा कार्य। तो क्या ये निश्चय ने ऐसा काम नहीं कर पाया? अपना काम सध जाने पर उसे असत्यार्थ कहकर के निषेध कर देना। यदि वह असत्यार्थ है तो उसकी स्थापना क्यों, और यदि सत्यार्थ है तो उसका निषेध क्यों? दोनों बातें एक साथ कैसे चलेगी?
व्यवहार में सत्यार्थ है या व्यवहार में असत्यार्थ है। यदि वो सत्यार्थ है व्यवहार नहीं, तो फिर निषेध क्यों? और असत्यार्थ है तो फिर व्यवहार नहीं की स्थापना क्यों? ये कुछ प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, जिनका उत्तर जगत चाहता है। जब तक ये प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे, इनका समुचित समाधान जगत को प्राप्त नहीं होगा, तब तक बुद्धि सुलझने वाली नहीं है। इन प्रश्नों के समुचित उत्तर का अभाव ही भी निश्चय व्यवहार संबंधी वर्तमान द्वंद्व का एक कारण है। क्या कह रहे हैं? मैंने इसका उत्तर नहीं मिल रहा हमारे को, और जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक द्वंद्व बना रहेगा, समाज में विरोध की स्थितियां बनी रहेगी। इसलिए यहाँ इस विषय को विस्तार से सौदाहरण स्पष्ट करने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है। अब सुनो जरा, बादाम की चर्चा करिए। बादाम पसंद है क्या किसको? ठीक है, सुनो। बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं। 3 तरह के बादाम बता रहे दादा यहाँ। बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं, बादाम की मीगी को भी बादाम कही जाती है, तथा छिलके सहित मीगी को भी, वो तो बादाम सब कहा ही जाता है। कितनी हो गई? 3। कौन कौन सी? बादाम का पेड़, बादाम की मीगी। मीगी क्या चीज है? अंदर वाला पार्ट जिसे खाते हैं, सफ़ेद छिलका चढ़ा हुआ भी मान लो तो भी मीगी है। वो छिलके सहित वाली भी, रेड कलर का छिलका जिसके ऊपर लगा हुआ है, ये हो गई मीगी। एक हो गया बादाम का पेड़, और तीसरी चीज हो गई छिलके सहित वाली जिसके ऊपर लकड़ी का कवर लगा हुआ है। तो 3 तरह के बादाम हो गए, और तीनों को बादाम कहकर के पुकारा जाता है। इसमें जो बादाम हमारे लिए उपयोगी है वह तो वस्तुतः है मीगी ही है। हमारी दृष्टि में तो वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो उससे ही सदता है, अपना प्रयोजन तो उसी से सदेगा। मीगी कोई असली बादाम है। बादाम का छिलका वाले बादाम का पेड़ हमारे लिए साक्षात किसी काम के नहीं, साक्षात काम के नहीं। बादाम की मीगी प्रयोजनभूत होने से हमारे लिए भूतार्थ है, और छिलका और पेड़ अप्रयोजनभूत होने से, अर्थात साक्षात प्रयोजनभूत न होने से अभूतार्थ है। बोलो, बादाम के छिलके आपके किस काम के हैं? बादाम का पेड़ आपके किस काम का है? लेकिन सा बादाम मिलेगा। फिर बादाम मिलेगा इसलिए ना, डायरेक्ट तो नहीं है। वो बादाम का पेड़ है लेकिन उसमें बादाम नहीं लगा हुआ है, उसमें बादाम नहीं आ रहे हैं। बादाम इतनी बार आ चुके हैं कि अब उसने बादाम देना बंद कर दिया है। अब वो पेड़ किस काम का है? अब वो किसी काम का नहीं होगा। उसी प्रकार सिद्धांत प्रकटित करते हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा का अनुभव करना हमारा मूल प्रयोजन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति के लिए, माने रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा का अनुभव करना ये मूल प्रयोजन है। अतः शुद्धात्मा हमारे लिए प्रयोजनभूत हुआ, इसलिए शुद्धात्मा को विषय करने वाला नए दूतार्थ है जो प्रयोजन को सिद्ध करता है। संयोग में संयोगी भावादिक के अनुभव से सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध न होने से वे अप्रयोजनभूत ठहरे। इसी कारण उन्हें विषय बनाने वाला व्यवहार में भी अभूतार्थ कहा गया है। देखो भाई, 2 तरह से यहाँ बात समझाई है। भूतार्थ कहा गया है जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो, अभूतार्थ हुए जिससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो। जिससे प्रयोजन की सिद्धि होगी वो भूतार्थ है। प्रयोजन की सिद्धि माने प्रयोजन है हमारा रत्नत्रय। तो शुद्धात्मा के अवलंबन से ही रत्नत्रय प्रकट होता है, इसलिए वही प्रयोजनभूत है। बराबर। और जिन संयोगों के आधार से, विभाव भावों के आधार से सम्यक दर्शनादि प्रकट नहीं हो सकते, माने हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वे अभूतार्थ है। भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहते हैं। इसके अनुसार मीगी निश्चय बादाम हुई और छिलका और पेड़ व्यवहार बादाम कहलाए। समझ में आ गया? उदाहरण घटित हो गया। हर्षित
ठीक है ना बात? देखो इसी बात को यदि और अधिक स्पष्ट करें तो कथन इस प्रकार का होगा, निश्चय से नींगी को बादाम कहते हैं और व्यवहार में से पेड़ या छिलके को भी बादाम कहा जाता है। निश्चय से नींगी को बादाम कहते हैं, व्यवहार से छिलके को भी कहा जाता है, छिलके सहित को भी कहा जाता है, पेड़ को भी कहा जाता है। क्योंकि पेड़ या छिलका नींगी के सहचारी हैं, इसलिए यदि उनका नींगी से किसी भी प्रकार का संबंध न हो तो फिर वे व्यवहार से भी बादाम नहीं कहे जा सकते थे। अब उनका कोई संबंध ही नहीं है। क्या कोई आम के पेड़ और छिलकों को भी बादाम कहते देखा जाता है क्या? सोचो जरा, आम का पेड़ है, कह दो कितना बादाम है, व्यवहार से कह दो, महावीर व्यवहार से भी नहीं कहेंगे, झूठ होगा झूठ। व्यवहार वहीं लागू होगा जहाँ कुछ गुंजाइश होगी। माने ऐसा नहीं हो सकता नमकीन के टिफिन को मिठाई का टिफिन नहीं कह सकते आप। जिसमें मिठाई रखी होगी उसे ही मिठाई का कहा जाएगा, जिसमें नमकीन होगी उसे नमकीन का कहा जाएगा, और मिठाई और नमकीन उसमें नहीं है तो मिठाई नमकीन का नहीं कह सकते उसे। माने व्यवहार भी वहीं लागू होता है जहाँ किसी प्रकार की कोई गुंजाइश होगी। इसी प्रकार निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्मा को निश्चय जीव और व्यवहार नय के विषयभूत शरीर आदि के संयोग में रहने वाले जीव मनुष्य आदि को व्यवहार जीव कहा जाता है। यदि आत्मा का शरीर आदि से संयोग आदि संबंध भी न हो तो उन्हें कोई व्यवहार से भी जीव नहीं कहता। क्या कोई मिट्टी की मूर्ति को भी जीव कहते देखा जाता है क्या? भाई शरीर वाले को जीव क्यों कहा? क्योंकि जीव है इसलिए कहा है। यदि जीव नहीं होगा उसके संयोग में तो शरीर को भी जीव नहीं कहा जाएगा। शरीर को जीव कहने के पीछे कुछ तो बात है, जीव वहां साथ में है। भूतम अर्थम प्रद्योत्यति उदाहरण है, अभूतम अर्थम प्रद्योत्यति अभूतार्थ। भूत अर्थात प्रयोजन भूत अर्थ को बतावे वह भूतार्थ, और अभूत अर्थात अप्रयोजन भूत अर्थ को बतावे वह अभूतार्थ है। भूतार्थ और अभूतार्थ की परिभाषाएं हो गई। देखो एक सुंदर अर्थ करके बतलाया है कि दादा की ही विलक्षण बुद्धि का कमाल है। भूतार्थ का अर्थ प्रयोजन भूत कैसे किया? भूतार्थ माने प्रयोजन भूत, ऐसा अर्थ कैसे किया? भूत प्लस अर्थ, भूत प्लस अर्थ। भूत को तो भूत रहने दो, और अर्थ माने होता है प्रयोजन। भाई ये किसके अर्थ कर रहे हो? अर्थ माने प्रयोजन, तो अर्थ का मतलब प्रयोजन हो गया, और उस शब्द को उठा करके आगे रख दो, भूत को भूत रहने दो, प्रयोजन भूत हो गया। अशेष ठीक है। प्रयोजन भूत, भूत माने होना या भूत माने तो भूत, और प्रयोजन माने या अर्थ, भूतार्थ की कहते हैं ना भूतार्थ। तो भूत और अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन, तो अर्थ माने प्रयोजन हो गया और शब्द आगे पीछे कर दो तो भूतार्थ हो जाता है। देखिए ये लिखा है यहाँ इस पैराग्राफ में आगे, भूतार्थ का अर्थ प्रयोजन भूत किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है, क्योंकि अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन भी होता है। अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ इसका क्या अर्थ है, माने इसका क्या मतलब है, इसका क्या प्रयोजन है। अर्थ माने वस्तु भी होता है, अर्थ माने प्रयोजन तो है ही, अर्थ माने धन भी होता है। अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ माने उसका ट्रांसलेशन, इसका अर्थ करो, इसका ट्रांसलेशन करो, इसका है ना। कोई कठिन शब्द हो उसका अर्थ बतलाओ, वो भी उसका अर्थ है। शब्दार्थ, तो अर्थ शब्दों का किया जा रहा है तो शब्दार्थ हो जाएगा। भाव यदि समझा जा रहा है तो भावार्थ हो जाएगा। नयों की दृष्टि से नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, 5 तरह के से किए जाते हैं अर्थ। तो भूतार्थ का अर्थ प्रयोजन भूत किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है, क्योंकि अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन भी होता है। भूत प्लस अर्थ, इसके स्थान परिवर्तन से अर्थ प्लस भूत
बराबर अर्थभूत हुआ। अर्थ माने प्रयोजन होता है, अतः अर्थभूत माने प्रयोजन भूत कह दिया जाता है। अर्थभूत है, भूत अर्थ क्या है? अर्थभूत है। अर्थभूत माने प्रयोजन भूत है। तो भूत अर्थ का अर्थ प्रयोजन भूत हो गया। जिस प्रकार भूत और अभूत की उक्त व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ बादाम की मींगी हमारे लिए प्रयोजन भूत पदार्थ है, क्योंकि वह हमारे खाने के काम आती है, पर छिलका और पेड़ अप्रयोजन भूत अर्थात साक्षात प्रयोजन भूत नहीं है, क्योंकि वे हमारे खाने के काम नहीं आते। किंतु सर्वथा अप्रयोजन भूत भी नहीं है, क्योंकि बादाम की मींगी की प्राप्ति के साधन हैं। अतः परंपरा से प्रयोजन भूत भी है। मैंने बिल्कुल अप्रयोजन भूत नहीं कह सकते उनको, साक्षात प्रयोजन भूत नहीं है, इतनी ही बात समझना। यही कारण है कि परंपरा की अपेक्षा उसे कथनचित भूतार्थ भी कहा जाता है, किंतु साक्षात प्रयोजन भूत न होने से अध्यात्म में उसे प्रायः अप्रयोजन भूत ही कहा जाता है। तो भूतार्थ भी कह देते हैं उसे कहीं कहीं कथनचित, और अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो उसे अभूतार्थ भी कह देंगे। उसी प्रकार बड़ा सुंदर देखना क्या कह रहे हैं। उसी प्रकार यद्यपि शुद्धात्मा हमारे लिए पूर्णतः प्रयोजन भूत है और अशुद्ध आत्मा या संयोगी आत्मा प्रयोजन भूत है, तथापि संसारी जीव की पहचान का प्रयोजन सिद्ध करने के कारण अशुद्ध आत्मा या संयोगी आत्मा भी कथनचित प्रयोजन भूत है। फिर भी शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण न होने से अध्यात्म में उसे अप्रयोजन भूति कहा जाता है। बात समझ में आ रही है क्या कुछ? भाई 3 तरह की बादाम कही थी। 3 तरह की बादाम में एक हमारे लिए डायरेक्ट प्रयोजन भूत है और 2 इनडायरेक्ट प्रयोजन भूत है। ऐसा नहीं है कि वो सर्वथा अप्रयोजन भूति हो, नहीं तो वो मीगी आएगी कहाँ से? यदि छिलके होवे ही नहीं उसके ऊपर तो डायरेक्ट बिना छिलके की तो मीगी लगेगी नहीं। पेड़ होवे ही नहीं तो बिना पेड़ के बादाम कैसा प्राप्त होगा? तो बोले वो प्रयोजन भूत तो है, लेकिन डायरेक्ट प्रयोजन भूत नहीं है। इतना ही नहीं, इसी तरह से लगाइए शुद्ध आत्मा पर कि शुद्ध आत्मा हमारे लिए डायरेक्ट प्रयोजन भूत है, लेकिन शुद्ध आत्मा को तलाश ना हो, ढूंढना हो तो मिलेगा कहाँ? ये संयोगों में मिलेगा, शरीर आदि में मिलेगा, राग आदि परिणामों के अंदर देखने में मिलेगा। ये सब संयोगों से ज्ञान कराते हैं, विवाह भाव और संयोगों से उस आत्मा का। तो संयोगों और विवाह भाव से आत्मा का ज्ञान कराया जाने पर उसको जीव या शुद्धात्मा या आत्मा कह करके पुकारा जाता है व्यवहार में से। लेकिन सावधानी, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, सुनो जरा उदाहरण को, एक स्टेप आगे बढ़ाओ। यदि बिना पेड़ या छिलके के जगत में मींगी की प्राप्ति संभव होती, क्या बिना पेड़ के बिना छिलके के मींगी की प्राप्ति संभव होती तो पेड़ और छिलके को व्यवहार से भी बादाम नहीं कहा जाता। अब कुछ तो बात है ना, उसको आगे बादाम कहा जा रहा है तो कुछ सोच समझ करके कहा जा रहा है। पेड़ और छिलके को व्यवहार से बादाम कहा जाने के कारण वैद्य जी के द्वारा ये बताए जाने पर कि ताकत के लिए बादाम का हलवा खाना चाहिए, उत्सव ताकत के लिए बादाम का हलवा खाना। अच्छा, हमें मालूम चला, एक किसान से पूछा हमने कि बादाम कहाँ है? अरे बाबू जी थोड़ा सा ये 2 फलाक आगे जाओ, आपको बादाम ही बादाम दिखेगा, बहुत बादाम है, सब खेत सारे बादाम के ही है। वो उसे बादाम समझ करके कोई नादान ना समझ मूर्ख व्यक्ति छिलके सहित बादाम को बादाम समझकर छिलके सहित बादाम का सेवन करना चाहे, वो तो फिर थोड़ा कम मूर्ख है। उससे और ज़्यादा बड़ा मूर्ख कौन होगा? जो पेड़ के पत्तों को ही बादाम समझ करके वो तोड़ लाए और घर आकर के कहे कि वैद्य जी ने कहा है ताकत के लिए बादाम का हलवा खाना है, इसलिए मैं जो ये पत्ते लाया हूँ ये सब बादाम ही है, इनका पीस करके हलवा बनाओ और मुझे खिलाओ, उससे ताकत आएगी। आएगी या नहीं? नहीं आएगी? हर्षिल, क्या आएगी ताकत? नहीं आएगी।
देखो ये कह रहे हैं यहाँ वैद्य जी के द्वारा ये बताए जाने पर ताकत के लिए बादाम का हलवा खाना चाहिए, कोई छिलके या पेड़ का हलवा बनाने की बात सोचे तो मूर्ख ही माना जाएगा। जगत में ऐसी मूर्खता कोई ना करे, इसलिए व्यवहार के कथन के प्रति सावधान कराना भी आवश्यक है, उसका निषेध करना भी आवश्यक है। मैंने निषेध करना जरूरी है। उसी प्रकार सिद्धांत पे घटित करो इस बात को। कैसा सांगोपांग घटित करते जाते हैं दादा, बिल्कुल जैसे टोडरमल जी के वाक्य दिखते हैं ना, दृष्टांत को सिद्धांत पर सांगोपांग घटित करने वाले दादा के पैराग्राफ भी बिल्कुल हूबहू ऐसे ही दिखते हैं। अब बस बादाम, मिगी, छिलका, इन शब्दों के स्थान पर अपने वो आत्मा जो है, शुद्ध आत्मा, शरीर, संयोग, इन शब्दों को स्थानांतरित कर दो और पैराग्राफ देखो पूरा। उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन संभव होता तो व्यवहार को कथनचित भूतार्थ भी नहीं कहा जाता, उसे जिनवाणी में स्थान भी प्राप्त नहीं होता। तथा यदि शरीर आदि के संयोग वाले जीव का कथन किए बिना ही इस अनादिकालीन अज्ञानी को आत्मा समझाया जा सकता होता तो फिर असमान जातीय द्रव्य पर्यायों को द्रव्य पर्याय वाले जीव को जीव कहते ही नहीं। असमान जाति वाले को जीव क्यों कहते? भाई हमें जीव समझना है, हमें आत्मा को समझना है। अब असमान जाति वाले जीव को समझने की क्या जरूरत है? जीव समझना है, जीव को समझा दो। जो भी डायरेक्ट जीव समझ में आ रहा है उसे हमने समझा दिया, अब जरूरत ही नहीं है किसी और की। उसे जीव कहते ही नहीं। शरीर आदि के संयोग वाले, देखो ये जो पैराग्राफ है ना, उसी प्रकार ये ऊपर वाले से जुड़ने वाली बातें है ना। अब कह रहे हैं शरीर आदि के संयोग वाले संसारी जीव को भी व्यवहार से जीव कहे जाने के कारण सदगुरु के ये कहने पर, सदगुरु किसके स्थान पर लगाया? वैद्य जी के स्थान पर। वैद्य जी के बताए जाने पर ये कह रहे हैं सदगुरु के कहने पर कि यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, ऊपर क्या कहा था, यदि ताकत कर लेनी है, ताकत चाहिए तो आत्मा का अनुभव करो। ऊपर क्या कहा था, बादाम का सेवन करो। कोई रागी देशी मनुष्य आदि रूप आत्मा का अनुभव करने से सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति मानने लगे तो मूर्ख ही माना जाएगा। कोई छिलके वाले को ही मानने लगे तो मूर्ख ही माना जाएगा। कोई पेड़ को ही बादाम मानने लगे तो मूर्ख ही माना जाएगा। तथा जगत में कोई ऐसी मूर्खता न करे, इसके लिए व्यवहार कथन को अभूतार्थ कहकर उसका निषेध भी आवश्यक है। माने व्यवहार के कथनों को अभूतार्थ कह करके उसका निषेध भी किया जा रहा है, निषेध भी करना पड़ेगा। निषेध नहीं करेंगे तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए शरीर वाले को ही कोई व्यक्ति आत्मा मान करके उससे चिंत जाएगा। इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई व्यक्ति शरीर वाले को ही आत्मा नहीं मान लेवे, रागादि वाले कोई आत्मा नहीं मान लेवे, द्रव्य कर्म नौकर्म वाले कोई आत्मा नहीं मान लेवे, इसके लिए यह जरूरी है कि इस व्यवहार का निषेध किया जाए। और इस व्यवहार का निषेध जनवाणी में बहुत दृढ़ता के साथ भी किया गया है। उसे अभूतार्थ कह करके पुकारा है। यही कारण रहा है कि निश्चय ने व्यवहार ने का निषेधक है, उसे अभूतार्थ कहकर उसका निषेध करता है। उसे अभूतार्थ कहकर उसका निषेध क्यों करता है, ये कारण बतला दिया। समय सार की 14वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने 5 उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि पर्याय स्वभाव आदि के समीप जाकर देखने पर व्यवहार के विषयभूत बद्ध स्पष्ट आदि भाव भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। व्यवहार के समीप जाकर देखने पर निश्चय नहीं के विषयभूत द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर देखने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। माने आप व्यवहार के समीप जाकर के देखेंगे तो आपको वो सत्यार्थ नजर आएगी बातें। और यदि आप द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर के देखेंगे तो फिर आपको लगेगा अरे तो झूठ था। व्यवहार से जो सच्चाई दिखाई दे रही थी वो सच्चाई तो कहने मात्र के लिए थी, दूर के ढोल सुहावने जैसे थे।
बादाम की मींगी जब अकेली होती है, अब उसका हेतु दे रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, और इतना सुंदर ढंग से उसे गठित कर रहे हैं। बादाम की मींगी जब अकेली होती है, शुद्ध होती है, तो 125 रुपये किलो बिकती है। 125 रुपये किलो आते हैं क्या बादाम, छिले हुए बादाम, खुले हुए 700-800। तो ये तो 40 साल पहले की किताब लिखी हुई, क्या उस समय की रेट है। जब ये वापस संपादित होकर के छप रही थी तो मैंने कहा कि दादा ये रेट बदल दें, क्या तो समय बदल गया है। तुम्हारी कितनी लिखी है नई किताब में, 125 से लिखी है ना। तो दादा ने उस समय कहा कि नहीं, ये जो है ना वही रहने दो। क्यों? क्योंकि भविष्य में जब कोई व्यक्ति 100-200 साल बाद में रिसर्च करेगा क्या, तो उसे इस बात का पता होना चाहिए कि जब इस कृति की रचना की जा रही थी उस समय बादाम क्या भाव आते थे। और ऐसे परिवर्तन करोगे तो कब तक परिवर्तन करते रहोगे? आज तुम परिवर्तन कर दोगे, 10 साल बाद में फिर दोबारा छपेगा नया एडिशन, तो फिर क्या होगा? फिर 10-20 साल बाद में और होगा तो क्या होगा? कब तक बदलेगी? तो जिस समय वो कृति की रचना हुई है, सबसे पहले लिखी गई थी, उस समय क्या भाव था? क्योंकि क्या होता है, जब पीएचडी की जाती है, जब रिसर्च की जाती है, तो देश काल परिस्थितियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक कैसा परिवेश था उस समय, उस समय क्या क्या स्थितियाँ, नगर देश ग्राम आदि की स्थितियाँ, ये सब किससे निकलती है बतलाओ? आज यदि हमारे को 2000 साल पहले की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में देखना हो, सांस्कृतिक मूल्यांकन करना हो भारत का, कैसे देखेंगे? साहित्य समाज का दर्पण है, दर्पण होता है। तो साहित्य को देख करके पता लगता है। तो बोले वो जैसा है वो वैसा ही रहने दो, उसमें परिवर्तन मत करो। अभी तो देखो 3 नाम दिखेंगे यहाँ, और इन 3 नामों को देख करके आपको मजा आएगा इस बात को देख करके। बादाम की मींगी जब अकेली होती है तो 125 रुपये किलो बिकती है, पॉइंट नंबर 1। जब छिलके के साथ में होती है तो 25-30 रुपये किलो बिकती है। इसको 10 गुना कर लो आप सीधा सीधा। अकेली होती है, समझने के लिए, अकेली होती है तो 1200 रुपये किलो बिकती है, छिलके के साथ में होती है तो 300-400 रुपये किलो बिकती है, वो भी मुश्किल से। इसी प्रकार छिलके की संगति में उसकी कीमत घट जाती है। समझना क्या है, साथ के संबंध में मैंने बात कही थी कल परसों आपको शिविर में। छिलके की संगति में बादाम की कीमत घट जाती है। जो बादाम 1000-1200 रुपये किलो हो, वो बादाम छिलके का साथ पकड़ते ही 300-400 रुपये किलो रह गया। बादाम की कीमत ही कितनी सी हो गई, और एकाकीपन में बढ़ जाती है उसकी कीमत। छिलका साथ में नहीं हो तो 300-400 रुपये वाला 1300-1400 तक पहुंच जाएगा, 100-200 वाला 1000 तक पहुंच जाएगा, छिलका साथ में नहीं हो तो। तथा छिलका, अब छिलके की पोजीशन देखो, बादाम की पोजीशन देखी अपन ने इसमें। देखो भाई, बादाम की 2 कीमत बतलाई यहाँ, एक छिलके वाले बादाम की और एक बिना छिलके वाले बादाम की, बराबर। अब छिलके वाले बादाम और बिना छिलके वाले बादाम, इनमें जो कीमत मिल रही है बादाम को, बादाम की दृष्टि से देखो तो बादाम को बिना छिलके होने पर कीमत ज़्यादा मिल रही थी, और बादाम को छिलके के साथ में होने पर कीमत कम मिल रही थी। बादाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं मोहित। अब छिलके की हैसियत से देखो, छिलके की बात करो तो, तथा छिलका मींगी के साथ में रहने पर 25-30 रुपये किलो, मैंने 100-200-400 रुपये तक किलो तक बिक जाता है। पर यदि वह अकेला हो तो कोई रुपये किलो लेने को भी तैयार नहीं हो। खाली छिलके कौन खरीदे? बादाम है, फोड़े अपन ने, फोड़ करके छिलके निकाल लिए और बादाम उसमें से निकाल करके खा गए। अब जो छिलके हैं वो छिलके क्या भाव बिकेंगे? कुछ नहीं। अभी बादाम में नहीं समझ रहे, मूंगफली के छिलके तो अपन खोल खोल करके पटक देते हैं डस्टबिन में। तो आखिर वो छिलके सहित लेकर के आए थे
तो ये छिलके भी उसी भाव आए थे ना जिस भाव मूंगफली आई थी, क्यों खोल दिए उनको? इस प्रकार हम देखते हैं कि छिलके की कीमत मीगी के साथ रहने में ही है, अकेले में नहीं। क्या बातें हो गई? 3 चीजें हो गई, अकेला छिलका, मीगी के साथ में छिलका और अकेला मीगी। अब 3 चीजें हो गई यहाँ। क्या संदेश? अब 3 बातें हो गई, अकेला छिलका, अकेली मीगी और छिलके के साथ वाली मीगी। अकेले छिलके की कोई कीमत नहीं है, अकेली मीगी सबसे ज्यादा कीमत है। अब ये दोनों मिल जाएं तो इसकी तो कीमत बढ़ती है और इसकी कीमत घटती है। जिसकी कीमत बढ़ती है वो साथ चाहता है, जिसकी कीमत घटती है वो निषेध करना चाहता है। समझ में आ रही है बात? कितना प्रैक्टिकल है। माने छिलका यदि बादाम के साथ में रहेगा तो वो कितने 300-400 रुपये किलो बिक जाएगा। वो छिलका जिसे फोड़ करके तुमने अलग निकाल दिया, वो छिलका कौन खरीदेगा? बेकार हो जाएगा। मान लीजिए हमने 1 किलो बादाम छीले या 10 किलो बादाम छीले, तो 10 किलो बादाम छीलने पर 3 किलो तो उसमें छिलके निकलेंगे, 4 किलो भी निकल सकते हैं, क्योंकि मीगी बराबर ही वजन होगा करीब करीब। जितना मीगी का वजन होगा उतना ही छिलके का वजन होगा। तो 10 किलो बादाम छीले हमने तो 5 किलो मीगी निकली और 5 किलो छिलका निकला। ठीक है? तो ये जो 5 किलो छिलका है, ये 5 किलो जो फ्री का छिलका है, ये 5 किलो यदि उसके साथ में लगा हुआ होता तो ये 5 किलो भी 300-400 रुपये किलो में बिकता ना। छिलके को कीमत मिल रही है। और बादाम क्या चाहता है? यार मैं अकेला होता तो क्या कीमत होती मेरी, छिलके की वजह से मुझे इतना सस्ते में बिकना पड़ रहा है। देखिए उसी प्रकार चलें आगे, सिद्धांत पे घटित करते हैं। उसी प्रकार व्यवहार की कीमत भी निश्चय के प्रतिपादकत्व में ही है। व्यवहार की कीमत किस लिए है? निश्चय के प्रतिपादकत्व में ही है। निश्चय पूर्वक अर्थात निश्चय के साथ होने में ही है, अकेले में नहीं। निश्चय का साधक प्रतिपादक होने से ही उसे जनवाणी में स्थान प्राप्त है, किंतु निश्चय की कीमत व्यवहार की संगति में घट जाती है और अकेले में बढ़ जाती है। यही कारण है कि निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, निषेधक है। ठीक है? निषेध क्यों किया, इस बात को यहां सिद्ध कर दिया। निश्चय ने आखिर व्यवहार का निषेध क्यों किया? कीमत घट रही है इसलिए उसे हटा दिया जाता है। कोई बड़ा व्यक्ति अपने साथ में अपने कर्मचारियों को नहीं रखता है, और रखता है तो दरवाजे तक ही रखता है। ड्राइवर साथ में आ रहा है तो गाड़ी तक ही रहेगा, बस आने तक। ऐसा थोड़ी ना मंच पर अपने कुर्सी में बगल में बैठा लेगा उसको ला करके, और वो ये सोचेगा कि मैं बाबूजी के साथ में जा रहा हूँ तो मुझे भी खाना मिल जाता है, व्यवस्था मिल जाती है, रहने की जगह मिल जाती है। इनके साथ में अकेला आए वो तो उसको कौन ठहरने की जगह देगा, कौन खाने के लिए आने देगा उसको? उसको कीमत मिलती है सेठ साहब के साथ में रहने पर। देखिए यही यहाँ एक बात यह भी जान लेने योग्य है कि बादाम का छिलका यदि मीगी के संयोग में 25-30 रुपये किलो बिक जाता है तो वे कीमत उसे कुछ मुफ्त में नहीं मिली है। पॉइंट ये नोट करने जैसा, समझने जैसा है पॉइंट कि साहब मुफ्त में मिल गई उसको तो कीमत, छिलकों को तो क्या कीमत थी उन छिलकों की? क्यों मिल गई उन छिलकों को ये कीमत? 300 रुपये किलो क्यों बिक गए वो? 30-40 रुपये या 300-400 रुपये किलो के अंदर वो छिलके इतने महंगे बिक रहे हैं। आखिर किया क्या है उन छिलकों ने, ये कीमत क्यों मिली है? तो कह रहे मुफ्त में नहीं मिली है। ऐसे ही नहीं है, उसने उसकी पूरी पूरी कीमत चुकाई है उन छिलकों ने। क्या कीमत चुकाई है भाई साहब? जरा सुनो दादा की शैली, स्टाइल, लेखन कितना जबरदस्त पावरफुल है। उसने उसकी पूरी पूरी कीमत चुकाई है। सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ अपने माथे पर झेली है और भीतर मीगी को पूर्ण सुरक्षित रखा है। उसे आंच तक नहीं आने दी है। सारी विपत्तियां अपने माथे पर झेलकर मीगी को पूर्ण सुरक्षित रखा, सुरक्षा प्रदान की है। अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया है, यहाँ तक कि जान की बाजी लगाकर मीगी की सुरक्षा की है। छिलके की प्रतिज्ञा है
कि जब तक वह साबुत है तब तक मीगी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता। खाना बिगाड़ना तो बहुत दूर, उसे कोई छू भी नहीं सकता। यदि कोई चोट करता है तो छिलका पहले अपने माथे पर झिलता है, चाहे स्वयं टूट जाए फूट जाए, पर जब तक वह अटूट है अफूट है, समझिए मीगी सुरक्षित है। क्या जबरदस्त लिखा है। छिलके के प्रति क्या सुरक्षा प्रदान कर रहा है भाई साहब, बॉडीगार्ड है वो नौकर है तो वो बिल्कुल बाकायदा उनकी सुरक्षा के लिए बैठा हुआ है। ये कीमत अदा की है उसने मैगी की सुरक्षा के लिए। अच्छा, बरसात आ रही है, पानी गिर रहा है, तूफान आ रहा है, सर्दी गर्मी पड़ रही है, कौन झेल रहा है, कौन झेलेगा? खुद ही छिलका ही तो झेल रहा है। अच्छा सोचो आप, यदि वो छिलका उन सब बातों को नहीं झेले और छिलका नहीं हो और बादाम ऐसे ही पानी में भीगते रहे तो उनका क्या होगा? खराब हो जाएंगे सब, क्या उपयोग में लेने योग्य नहीं होंगे। और बादाम के पेड़ के ऊपर वो छिलका लगा हुआ है, अब बरसात भी होती है, धूप भी आती है, सब कुछ वो अपने माथे पर झेलता है, इसलिए उसे वो कीमत मिली है। इतनी कीमत चुकाने पर उसे कीमत मिली है, उसे आप मुफ्त की क्यों समझते हैं? आप समझ रहे मुफ्त में मिल गई, मुफ्त में नहीं मिली है भाई, काम किया है उसने, मेहनत की है, झेला है सब कुछ अपने माथे पर, अटूट और अफूट रह करके। उसने कहा भाई जब तक मैं जिंदा हूं आप चिंता मत करो। ऐसे ऐसे सुरक्षा प्रदान करने वाले मंत्री, सेनापति, ऐसे सिपाही, बॉडीगार्ड ऐसे होते हैं ना, चिंता मत करो, अपने सीने पर गोली खा लूंगा मैं, तुम्हें आंच नहीं आने दूंगा। फिर मैं ही मर गया फिर तो बात ही क्या है, फिर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अरे सुधारना बिगाड़ना तो बहुत दूर, दादा ने यहाँ लिखा है छू भी नहीं सकता, और हम तो ये कहते हैं कोई देख भी नहीं सकता। तो बंद हो उसमें, सुरक्षित हो। चलिए आ जाइए, सिद्धांत पर घटित कर देते हैं इस बात को। उसी प्रकार व्यवहार ने अपनी पूरी शक्ति से निश्चय का प्रतिपादन किया है, पूरी जान लगा दी है उसने निश्चय को समझाने के लिए। निश्चय कैसा है, वस्तु कैसी है, आत्मा कैसा है, उसे समझाने के लिए। भले ही निश्चय को उसका निर्दयता पूर्वक निषेध करता रहा, पर उसने अपने निश्चय प्रतिपादकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ा, तब कहीं जाकर उसे जनवाणी में स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसी बात सुनकर कुछ लोग कहते हैं कि यदि यह बात है, व्यवहार इतना वफादार है, तो फिर उसका निषेध क्यों? तो इतना वफादार है वैसा, उसने बहुत कीमत चुकाई है, तो कीमत चुकाई है, इतना वफादार है, तो फिर क्या करेंगे हम? घर में बिठा लें उसको? अरे जिसने प्रधानमंत्री की, जिसने राष्ट्रपति की, जिसने राजा की, सम्राट की जान बचाई हो, तो राजा साहब क्या करेंगे? इतनी कीमत उसने चुकाई है, अपने कंधे पर गोली खाई है इसने, तो क्या करेंगे? अब उसको अपने घर में रखेंगे, अपने साथ में राजमहल में? क्या होगा? इतना ही होगा कि किसी आयोजन में उसको बुला करके चक्र वक्र प्रदान कर देंगे, उसे परमवीर चक्र दे देंगे, उसे बहादुरी के लिए उसे मेडल डाल देंगे उसके गले में, तालियां बजा देंगे, प्रमोशन कर देंगे, और क्या करेंगे? इससे ज़्यादा तो नहीं किया जा सकता है। उसे घर में तो नहीं बिठाए, आ जाओ भैया तुम भी हमारे साथ में भोजन करो, तो तुमने बहुत, भाई तुम्हारे बिना तो हम आज तो मर गए होते, आखिर जिंदा है तो तुम्हारी वजह से जिंदा है। नहीं नहीं नहीं, हैसियत है उसकी अपनी, मर्यादा है उसकी अपनी। देखो ऐसी बात सुनकर लोग कहते हैं कि यदि ये बात है, व्यवहार इतना वफादार है, तो फिर उसका निषेध क्यों? भाई उसकी सार्थकता उसके निषेध में ही है। क्योंकि यदि उसका निषेध न हो तो वह अपने काम में भी सफल नहीं हो सकता है। निषेध करेगा अपने आप का तभी तो वो सफल होगा, निषेध नहीं हो तो अपने काम में भी सफल नहीं हो सकता। उदाहरण सुनो वापस, क्यों और कैसे, किस तरह से बादाम मीगी के उदाहरण को सांगोपांग घटित किया है, कितना विस्तार से उस उदाहरण को अलग अलग एंगल से देख देख करके निश्चय और व्यवहार संबंधी बिंदुओं को समझाया है। जैसे कि हमारी दृष्टि से बादाम के पेड़ का लगाना, उसे सींचना, बड़ा करना आदि संपूर्ण मेहनत बादाम की मींगी अर्थात निश्चय बादाम के सेवन के लिए ही तो है।
क्या ये सारी मेहनत निश्चय बादाम के सेवन के लिए ही तो है। पर यदि इस विचार से कि जब छिलके ने मीगी की सुरक्षा के लिए इतनी कुर्बानी दी, छिलके ने इतनी कुर्बानी दी, इतनी वफादारी निभाई, तो फिर उसे तोड़े क्यों, फोड़े क्यों? ऐसा सोचकर उसे तोड़े नहीं तो क्या बादाम का सेवन अर्थात हलवा बनाकर खाना संभव हो सकता है? इतना वफादार, इतना वफादार, इतना वफादार माथे पर बिठाओ उसको, क्या करोगे? कब तक बिठाए रखोगे? हो गई बस बात पूरी, और क्या है? इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है? हलवा बना कर खाना संभव नहीं होगा। आपको यदि बादाम का हलवा खाना है तो छिलके को तोड़ना ही पड़ेगा। बिना छिलके को तोड़े, बिना छिलके को फोड़े हुए आपको न बादाम मिलेगा, और जब बादाम ही नहीं मिलेगा तो फिर बादाम का हलवा तो कहाँ से मिलेगा? नहीं, कदापि नहीं, संभव नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर जो कुछ भी हो, संपूर्ण मेहनत की सार्थकता, वृक्ष लगाना, पानी से सिंचन करना, खाद देना, उसको संभालना, फिर पेड़ से उन्हें तोड़ना, फिर इकट्ठे करना, एकत्रित करना, ये सारी जो मेहनत है, इस पूरी मेहनत की सार्थकता इसमें ही है कि परिपक्व अवस्था में, अंडरलाइन करने जैसा शब्द है, कब? परिपक्व अवस्था में पहुंच जाने पर छिलके को तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए, तभी जाकर बादाम का हलवा खाया जा सकता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि उसे पूर्णतः पक जाने पर ही फोड़ा जाए। यदि कच्ची या अधपकी फोड़ दी तो वह लाभ प्राप्त नहीं होगा जो हम चाहते हैं। इसका मतलब छोड़ना तो है, फोड़ना तो है, लेकिन बीच में नहीं, समय पर, समय आने पर। बीच में फोड़ दिया आपने, वो आई बनी नहीं थी अंदर, मगर निर्माण ही नहीं हो पाया था, फोड़ दिया तो बादाम निकला, मीगी सब खराब हो गया, सब खत्म हो गया। ये भी हो सकता है कि लाभ के स्थान पर हानि भी हो जाए। इसी प्रकार जिनवाणी और उसमें बताए मार्ग पर चलकर सुख शांति प्राप्त करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि बादाम के छिलके को तोड़ने के समान व्यवहार का भी निषेध करें, अन्यथा व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय के विषयभूत अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। निश्चय की विषयभूत वस्तु की उपलब्धि नहीं हो पाएगी, जैसे बादाम नहीं मिल सकते थे, अर्थात आत्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा और हम व्यवहार में ही अटक कर रह जाएंगे। यदि व्यवहार के उपकार याद करके हम उसका निषेध न कर पाए तो विकल्पों में ही उलझे रहेंगे, विकल्पातीत नहीं हो सकेंगे। हाँ, यह बात अवश्य है, अंतिम पैराग्राफ आज का। हाँ, यह बात अवश्य है कि व्यवहार का निषेध व्यवहारातीत होने के लिए परिपक्व अवस्था में ही होता है, पहले नहीं। व्यवहार का निषेध कब होता है? परिपक्व अवस्था में होगा, व्यवहारातीत होने के लिए होगा। यदि पहले करने जाएंगे न इधर के रहेंगे न उधर के। परिपक्व अवस्था माने वृद्धावस्था नहीं है भैया, परिपक्व, अरे भैया ये तो परिपक्व अवस्था है, अब तो प्रौढ़ हो गए हैं, अब तो बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब तो बाल चलेंगे, अब तो इनकी उम्र बहुत प्रौढ़ है, एक परिपक्व है बिल्कुल। ऐसे नहीं भैया, परिपक्व अवस्था माने वृद्धावस्था नहीं, अपितु व्यवहार द्वारा परिपूर्ण प्रतिपादन होने के बाद निश्चय की प्राप्ति होना लेना चाहिए। अब इसी बात को और एक नए उदाहरण के माध्यम से कि कब निषेध करना और कब नहीं करना, कब निषेध किया जा सकता है व्यवहार का, कब नहीं किया जा सकता है, इस बात को समझाने के लिए और उदाहरण से बात कही है, जिसकी चर्चा अपन कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। समय है कि अपने पास में हो गया समय अपना? चलो, तो महावीर भगवान की बोल दो भैया, भाई साहब को बुला लो, 4:30 से रहेगी उनकी क्लास रोजाना है।